Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. How are you all? ठीक हैं, खैरियत से हैं? Okay, mashallah. Good. Alhamdulillah, I'm also fine. I'm also good. And I'm enjoying my virtual teaching. Are you people enjoying that? Wa alaikum assalam. Zoya, how are you? No. Okay. इंशाल्लाह बहुत जल्द ऑन साइट क्लासेस की तरफ आ जाएंगे, उम्मीद है. Exactly. Physical classes can't be replaced by the virtual learning. और जो उसकी बात है वो उसकी बात नहीं है. इनको हम जो है वो इक्वल नहीं ले सकते कभी. फिर भी खैर अपनी स्टडी को हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह इस पर, जब तक ये सूरत हाल रहती है. ठीक है जनाब. तो इंटीग्रेशन हमारी चल रही है मैथमेटिक्स में, और इंटीग्रेशन में रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखा देता हूँ मैं. और आप लोग भी कहते होंगे क्या टॉपिक है, लेकिन यह बड़े मज़े का टॉपिक है. ये आगे जाके बहुत काम आने वाला है. इंटीग्रेशन में 6.7 क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कस किया था बेटा. और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट किया था. उसके बाद ठीक है फर्स्ट पार्ट किया था खाली. ठीक है, सेकंड पार्ट क्या इसका मैंने होमवर्क दिया था आपको, याद दिलाइएगा. ठीक है, तो कर लिया होगा मेरे ख्याल में. मुश्किल तो नहीं था उसमें कुछ, कर लिया था. उसके अंदर जो है वो सेक का डेरिवेटिव मिल रहा था बराबर में. खैर, तो वो आपका ही है हिस्सा, आपने ही करना है. कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा. मैं अभी आपको करवा रहा हूं पार्ट 3. पार्ट 3 जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है. इंटीग्रल एक्स ई एक्स अपॉन 1 + एक्स का स्क्वायर डी एक्स. सोल्यूशन. ये अब हमारे पास है बेटा. तो आप मुझे बताएं, अब इसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है, तो क्या ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होने की पोजीशन में लिखा हुआ है, उस स्टाइल से लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या देखते हैं कि दो टर्म्स लाजमी तौर पर मल्टीप्लाई हो रही हों. तो क्या मल्टीप्लाई हो रही हैं? जी बेटा, क्या इसमें दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं कि जिनमें से हम एक को जो है वो मान लें यू और एक को वी मान लें? ऐसा हो रहा है क्या? अच्छा, एक सवाल आया है, मैं उसका जवाब दे दूं. बेटा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम हमेशा क्या लेट करते हैं? वी लेट करते हैं ना. और जो इनवर्स होते हैं उनको यू लेट करते हैं. अब 6.7 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 12, 13, 14 में कहा जा रहा है कि सर आपने ई को तो सही लेट किया है वी, लेकिन सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यू लेट किया है. ठीक है, तो बेटा इसमें याद रखिएगा एक बात कि जो वी ई वाली मैंने आपको कंडीशन बताई है ना, ई जो है वो लाजमी तौर पर वी होगा. ई जो है वो लाजमी तौर पर वी होगा. और जो बच रहा है आपके पास दूसरा, वो यू लेना है आपने. ई को आप कभी भी यू नहीं ले सकते. ई को आप कभी भी यू नहीं ले सकते. ठीक है.
रूल है इसका एक, वरना फॉर्मूलाई में बड़ी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है। जिस तरह से इंटीग्रेशन के दीगर रूल्स हैं, पावर को +1 करने वाला, डिवाइड में डेरिवेटिव लेने वाला, तो इसी तरह ये भी रूल है आपके पास कि आपने ई जो है वो हमेशा वी लेना है और आप कुछ नहीं ले सकते, इसलिए मैंने वहां पर वी लिया। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम बाद में लेट करेंगे। नहीं, हमने एक साथ ही किया हुआ है उसमें, क्या ख्याल है? स्टार्ट में किया है ना हमने। यस, आफ्टर ई, बिल्कुल। प्रायोरिटी ई को देंगे। जब ई किसी के साथ आ रहा है तो पहले ई को देखेंगे आप, ई को आपने वी मानना है, उसके बाद जो बचा वो दूसरा जो है वो यू हो जाएगा। प्रायोरिटी ई को देनी है, ठीक है? सही है बेटा। अच्छा, अब देखें हमारे पास यहाँ ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या इसमें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। तो क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पे? ई और इनवर्स कभी साथ नहीं आएगा, एग्जिस्ट नहीं करते इस तरह। ई और इनवर्स, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आ सकता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यू लेंगे उसके अंदर और ई को वी लेंगे। उसमें पहले ई को ही सिलेक्ट करेंगे, ई जो है वो वी होता है, बाकी जो बचा वो यू आपके पास, ठीक है? तो इनवर्स के साथ भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है। मैं समझा आप पूछ रही हैं ई के साथ एल एन आ सकता है, वो एल एन और ई तो कैंसिल हो जाते हैं ना। और कोई सवाल बेटा? ठीक है, स्टार्ट करवाऊं ये सवाल। अच्छा, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, क्या इसमें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं? जल्दी से। चलें, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, एक्स और ई एक्स, लेकिन साथ में डिवाइड में 1 + x का स्क्वायर भी है, जो बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है। जब हम u इंटू वी लगाते हैं, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, तो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हुए आने चाहिए, डिवाइड में कुछ ना हो। लेकिन यहाँ डिवाइड में भी आ रहा है, तो x ई एक्स ये तो ठीक था, हम कर सकते थे, हम ई की पावर x को v मानते और x को हम u मानते। लेकिन ये जो नीचे 1 + x का स्क्वायर आ गया, इसने काम खराब कर दिया हमारा। तो अब हमें किसी तरह 1 + x का स्क्वायर खत्म करना है। 1 + x का स्क्वायर क्या करना है? खत्म करना है बेटा, ठीक है? तो अब कैसे खत्म करेंगे? देखें, डिवाइड में से अगर किसी चीज को खत्म करना हो तो कैसे खत्म होती है वो, क्या जरूरी है उसके लिए? अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास कहीं पे 5 लिखा हुआ है नीचे, तो ऊपर क्या होना चाहिए जो ये 5 कैंसिल हो जाए? ऊपर ऐसा क्या नंबर हो जो ये 5 कैंसिल हो जाए उससे? ऑब्वियसली यहां पर 5 होगा तो कैंसिल होगा, सही है? तो अगर यहाँ नीचे 1 + x² लिखा हुआ है, तो ऊपर भी अगर 1 + x होगा या 1 + x² होगा तो कैंसिल होगा, अदरवाइज कैंसिल नहीं होगा, ठीक है? तो अब हमने करना क्या है? हमने करना यह है कि हमने ऊपर किसी तरह 1 + x बनाना है। क्या बनाना है? 1 + x। तो कैसे बना सकते हैं 1 + x? हमारे पास x तो मौजूद है, किस चीज की कमी है? 1 की कमी है। तो कैसे बनाएंगे बताएं? x तो मौजूद है, चलें x चाहिए था हमें, उसमें +1 की कमी है, तो क्या करें?
जी बेटा, एक्स तो मौजूद है ना, हमें 1 चाहिए, +1 तो क्या करेंगे यहाँ पर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली फाकिया, वेरी गुड बेटा। 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए x लिखा हुआ है, x के साथ मैंने लिख दिया, प्लस में भी 1 लिख दिया और माइनस में भी 1 लिख दिया, सही है। और नीचे चल रहा है मेरे पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैलिड है 110%। क्यों? +1 से -1 कैंसिल होगा, यही आ जाएगा x, ठीक है। स्क्वायर तो ऊपर है ना बेटा, यहाँ बाहर है, वो देख लीजिएगा आगे कैंसिल होगा, ठीक है। कम से कम इतना तो बने है जोया, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर नहीं बन रहा तो 1 प्लस एक्स तो बने एटलीस्ट। तो हमने 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इतनी बात सबको समझ में आई। अब इससे क्या हो रहा है, देखें कुछ इस तरह का आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैं एलसीएम को ब्रेक करने लगा हूं। ये जो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है ये सबके नीचे है, 1 के नीचे भी, x के नीचे भी, -1 के नीचे भी। तो हम एलसीएम को ब्रेक कर देंगे। देखें इस तरह, मैं यूं लिख रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यू को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया मैंने, 1 प्लस एक्स और -1। 1 प्लस एक्स ऊपर लिखा और नीचे लिखा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर -1 ऊपर लिखा और नीचे लिखा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। समझ आ रही है बात? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर मैंने 1 प्लस एक्स के नीचे भी लिख दिया और -1 के नीचे भी लिख दिया, ठीक है। और आगे मेरे पास e की पावर x और dx एज इट इज मौजूद है। ये स्टेप सबको समझ में आया कि मैंने एलसीएम को ब्रेक कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, अब देखें ऊपर भी 1 प्लस एक्स है, नीचे भी 1 प्लस एक्स है। ऊपर 1 प्लस एक्स की तादाद 1 है, नीचे 2 है, तो एक 1 प्लस एक्स से एक 1 प्लस एक्स कैंसिल, नीचे क्या बचा? एक 1 प्लस एक्स बचा, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे आगे इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या बचा अंदर? ऊपर 1 बचा, नीचे 1 प्लस एक्स, तो हम लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स, उसके बाद माइनस और 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर और आगे लिखा हुआ है EX DX, ठीक है। अब ये जो EX है इसको हम दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे, EX को। EX जब 1 से होगा तो ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स, माइनस फिर e की पावर x 1 से होगा तो e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और बाहर लगा हुआ है dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रल और dx दोनों के साथ अलग अलग करके लिख देंगे। हम लिखेंगे इंटीग्रल e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स dx माइनस इंटीग्रल e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखें 1 प्लस एक्स की पावर है नीचे +1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाके इसकी पावर हो जाएगी -1। इंटीग्रल e की पावर x और 1 प्लस एक्स ऊपर आया तो ऊपर आके हो गई इसकी पावर 1 प्लस एक्स की पावर -1 dx, सही है। माइनस इंटीग्रल e की पावर x ऐसे ही रहा और उसके आगे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर था कि ऊपर आकर हो गया 1 प्लस एक्स की पावर -2 dx, ठीक है। अब देखें अगर हम फर्स्ट इंटीग्रल की बात करें तो यहां पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेकेंड इंटीग्रल की बात करें तो यहां पर भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो दोनों पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है ना। तो बताएं दोनों पर लगाएंगे या किसी एक पर लगाएंगे? एक पे लगाएंगे। मैंने बताया था एक ही लाइन में आप एक से ज्यादा मर्तबा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगा सकते, एक मर्तबा लगा सकते हैं सिर्फ, ठीक है। एक सवाल में एक से ज्यादा मर्तबा लगा सकते हैं, एक लाइन में नहीं लगा सकते। तो मैं ऊपर वाले पे लगा रहा हूं, मेरा मतलब पहले वाले पे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे लेट। अब देखें इसमें ई को प्रायोरिटी देंगे, पहले ई को मानेंगे।
ई की पावर x जो है वो v है, और 1 प्लस एक्स की पावर -1 जो है वो u है। ठीक है, यहां लिखते हैं हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, इसके ऊपर लगा रहे हैं। u को ऐसे ही लिखो, तो 1 प्लस एक्स की पावर -1। ठीक है, v का इंटीग्रल लो, u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रल लो माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव लो u का, यानी 1 प्लस एक्स की पावर -1 का, और इंटीग्रल लो v का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx। ठीक है, और आगे लिख देंगे जो वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है, माइनस इंटीग्रल e की पावर x 1 प्लस एक्स की पावर -2 dx। सही है, चले 1 प्लस एक्स की पावर -1 ऐसे ही चलता रहेगा, 1 प्लस एक्स की पावर -1, और e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है आपको पता है, e की पावर x ही होता है, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रल। अब डेरिवेटिव लेना है 1 प्लस एक्स की पावर -1 का, इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे बेटा? पावर रूल से करेंगे, बिल्कुल। क्या होता है, पहला स्टेप, पावर को जमीन पे उतारो, उतार दिया -1 को, बेस को ऐसे ही लिखो, लिख दिया, पावर में से 1 माइनस करो, -1 -1 -2 होता है, अंडर पावर का डेरिवेटिव लो, अंडर पावर में 1 प्लस एक्स है, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 ही आएगा। ठीक है, उसके आगे e की पावर x का इंटीग्रल लिखा हुआ है, e की पावर x का इंटीग्रल बराबर होता है e की पावर x के, और ये बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx। आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस इंटीग्रल ई एक्स माइनस, एक मिनट, माइनस इंटीग्रल ई एक्स 1 प्लस एक्स की पावर -2 dx। ठीक है, अब देखें जरा, ये आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर -1 ई की पावर x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल 1 प्लस एक्स की पावर -2 ई की पावर x dx, और आगे लिखा हुआ है माइनस इंटीग्रल ई की पावर x 1 प्लस एक्स की पावर -2 dx। बताएं क्या होगा अब? जी क्या होगा? कैंसलेशन होगी पहले की तरह, याद आ रहा है आपको, इस तरह का सवाल पहले भी किया है। ठीक है, कैंसिलेशन करेंगे तो ये देखें, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास बचा क्या बेटा, 1 प्लस एक्स की पावर -1 इंटू ई एक्स, तो हमने ई एक्स लिखा, और 1 प्लस एक्स की पावर -1 है, इसको डिवाइड में ले जाएंगे, नीचे जाके 1 प्लस एक्स की पावर +1 हो जाएगी, और इंटीग्रेट हो गया है तो प्लस का सी, ये आंसर हो गया। तो समझ में आया आपको ये सवाल? कोई क्वेश्चन है तो कर लें बेटा, स्टार्ट से देख लें। ठीक है, जो डिफरेंस था वो मैंने बता दिया था कि डिवाइड में भी एक टर्म आ रही थी, और डिवाइड वाली टर्म को खत्म करने के लिए हमने ये सब किया है। ठीक है, जी बेटा, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट, another one and last one.
अब 3 मैंने करवा दिया है तो मेरे ख्याल से आप 4 कर सकते हैं आराम से अब। ठीक है, हाँ अगर सेकंड वाले पर लगाएंगे बेटा तो भी हो जाएगी कैंसिलेशन। सही है, किसी एक पर लगाना है आपने, सेकंड वाले पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, और कोई सवाल? चले फोर्थ आप कर लीजिएगा बेटा, फोर्थ इसी की तरह है, इसी मेथड से होगा, यही टेक्निक्स इसमें इस्तेमाल होंगी। 4 मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं 5 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, की पावर x and 1 plus sin x upon 1 plus cos x dx। बेटा सवाल को शुरू करने से पहले, सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे वही क्वेश्चन होगा। वही क्वेश्चन क्या होगा कि क्या इसमें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं? हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, e की पावर x और 1 प्लस साइन x। तो क्या लगा सकते हैं इसमें हम डायरेक्टली u इंटू वी, या कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं? चेंज क्या चेंज करना है हमने? फंक्शन और एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहा है, देखा जाए तो e भी एक फंक्शन ही है। ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा पूछने का मकसद ये है, मेरा सवाल ये है कि हमें कोई चेंज करना पड़ेगा इसमें या डायरेक्टली लगा लेंगे? डायरेक्ट तो नहीं लगेगा, क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नीचे डिवाइड भी हो रहा है, 1 प्लस कॉस एक्स हो रहा है ना डिवाइड। तो ये जो 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड हो रहा है, इसको खत्म करना है किसी तरह। तो अब कैसे खत्म करेंगे इसको बताएं? 1 प्लस कॉस एक्स मतलब ये जो डिवाइड हो रहा है ये हट जाए किसी तरह से, जैसे हमने लास्ट सवाल में किया। तो क्या तरीका आपके जहन में है इसका, क्या किया जाए? ऐसा कोई फॉर्मूला ऐसा जहन में आपके, ऊपर और नीचे कोई फॉर्मूला ऐसा लगाएं, सोचें जरा। नहीं, tan के इक्वल कहाँ होता है? वो तो अगर साइन अपॉन कॉस लिखा हुआ होता सिर्फ तो होता है tan के बराबर। यहाँ तो 1 प्लस भी हो रहा है, 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें। अच्छा, और 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो डिनोमिनेटर खत्म कैसे होगा? डिनोमिनेटर तो फिर भी रहेगा। चलें देखें, इधर सुने मेरी बात। साइन टू थीटा का फॉर्मूला किस किस को याद है? साइन टू थीटा, फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री, साइन टू थीटा का फॉर्मूला एग्जैक्टली साइन टू थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सही है। चले हम यहां पर लिखते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हुए हमें मालूम है साइन टू थीटा या साइन टू एक्स बराबर होगा 2 साइन एक्स
कॉस एक्स के। ऐसा ही है। मैं जब फर्स्ट ईयर पढ़ाता था तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पर 2x आ रहा है, यहां पर डबल एंगल आ रहा है, तो आप देखें राइट हैंड साइड पर उसका हाफ आ रहा है। यहां 2x है तो यहां x है। ये इस फॉर्मूले की लॉजिक है। जितना एंगल लेफ्ट हैंड साइड पर होगा उसका हाफ राइट हैंड साइड पर होगा। जितना लेफ्ट हैंड साइड पर होगा एंगल, उसका हाफ राइट हैंड साइड पर होगा। ये बात सबको क्लियर है? तो बेटा इसके अकॉर्डिंग तो मैं यहां यूं लिख सकता हूं, सिमिलरली इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहां लिखता हूं साइन एक्स, तो यहां पर एंगल कितना होगा? 2 साइन, अगर ये x है तो x का हाफ x अपॉन 2 और x का हाफ x अपॉन 2 ये होगा। ये मैं फर्स्ट ईयर से पढ़ाता आ रहा हूं आपको। इस फॉर्मूले की लॉजिक ही ये है कि अगर लेफ्ट पर डबल एंगल है तो उसका हाफ होगा राइट पर। यहां पर 1 है तो यहां पर 1 का हाफ यानी हाफ होगा 1/2। क्या ये बात सबको समझ आ गई? जी बेटा, ठीक है। यानी अब हमें यहां से पता चल गया कि अगर कहीं पर साइन एक्स आता है तो उस साइन एक्स की जगह हम पुट कर सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है बच्चों, अब ये तो आ गई साइन एक्स की वैल्यू ऊपर वाले की। अब हमने निकालनी है कॉस एक्स की वैल्यू। तो जरा कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला याद करें, कितने सारे थे? एक कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। था क्या नहीं? यहां लिख देते हैं आपके सामने, ये देखें ये थे फॉर्मूले। कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा बराबर था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और क्या था कॉस 2 थीटा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तमाम फॉर्मूलाई जो हैं वो आपने पढ़े हैं इसके अंदर। याद आ रहा है आपको? सही है। तो अब मुझे ये बताइए कि cos 2 थीटा आपके पास अगर इनके बराबर है तो अगर मैं यहां लिखता हूं cos थीटा तो इसका आधा एंगल राइट पर आएगा ना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बनेगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इसी तरह फॉर्मूला बनेगा cos थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इसी तरह फॉर्मूला बनेगा cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। बोले बात क्लियर हो रही है क्या सबको? इज इट क्लियर? यस और नो? सही है। ये मैंने आपको फॉर्मूले का थोड़ा सा रिव्यू दे दिया। अब बेटा मुझे बताओ, ऊपर तो चलो मैं ये पुट कर दूंगा, ये पुट कर दूंगा, ठीक, क्योंकि साइन एक्स का और कोई फॉर्मूला नहीं था इसलिए इस तरह बनाना पड़ा मजबूरन। साइन एक्स की जगह तो ये पुट कर देंगे 2 sin x/2 cos x/2। कॉस एक्स की जगह क्या पुट करें बताएं? ये वाला फॉर्मूला पुट करें ऊपर वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला, कौन सा पुट करें? इसमें से एक चूज करना है आपने, और लॉजिक है उसके चूज करने की। ऐसे ही नहीं मैं कोई बात कह दूंगा, कोई ना कोई रीजन है जो फॉर्मूला चूज करेंगे। जी, कौन सा? थर्ड वाला? वरीशा क्यों? फर्स्ट वाला क्यों बेटा? लिशवा, जुनैरा, फर्स्ट वाला क्यों? फर्स्ट वाला किस लिए? उसमें दोनों फंक्शंस हैं इसलिए। अच्छा बेटा, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, अगर वो हमने पुट कर दिया तो बेटा नीचे तो फिर वहीं का वहीं रहेगा मामला। हमें तो छोटे से छोटा करना है ना। देखो मैं पुट करूंगा इसमें थर्ड वाला, पूछो क्यों?
क्यों क्यों बेटा? cos 2 थीटा यानी कि मैं ये पुट करूंगा ना, cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1, ये पुट करूंगा। यस यस, यू आर राइट वरीशा। ये मैं इसलिए पुट करूंगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1, जब मैं यहां लिखूंगा तो मेरे पास यहां आ रहा होगा -1 और ऑलरेडी मौजूद है +1, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये दो टर्म से एक टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले दो फॉर्मूला में से कोई फॉर्मूला पुट करता हूं तो मेरे पास दो टर्म्स दो ही रहेंगी, वो एक नहीं बनेंगी। तो मैथ्स का रूल है, जितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो रहा हो जिस रास्ते से, जिससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो रहा हो आपने वो रास्ता अपनाना होता है। बात समझ में आई? तो मैं थर्ड वाला इसलिए यूज करूंगा कि यहां पर -1 आ जाएगा और -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक टर्म बाकी रहेगी मेरे पास। क्लियर हो गई बात सबको? ठीक है, तो अब देखिए मैं यहां लिखने लगा हूं इसी तरह से, जैसे साइन x का बना है वैसे ही मैं यहां पर लिख रहा हूं, cos 2x, सॉरी cos 2x बराबर होता है किसके? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के। तो cos x किसके बराबर होगा? 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम इन दोनों वैल्यूज को उठाकर पुट कर देंगे बेटा किसके अंदर? अपने क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ठीक है, चलें अब हम लिखते हैं देन, वो सिर्फ रफ वर्क है सेकेंड वाली स्लाइड ना। देन अब देखें क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हमारे पास, ये इंटीग्रल ई एक्स ऐसे ही रहा, 1 प्लस और साइन एक्स की वैल्यू 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा? 1 प्लस और कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, देखें +1 से -1 कैंसिल जो आपको कहा था। अच्छा, क्या बचा? e की पावर x ऊपर 1 प्लस 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2 dx डिवाइडेड बाय, नीचे बच रहा है 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2। ठीक है, अब देखें ये 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 डिवाइड में है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 के डिवाइड में भी है और इसके डिवाइड में भी है। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज को अलग अलग करेंगे। उससे पहले ये देखें कि बेटा ई एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों से ना, तो पहले मैं मल्टीप्लाई करना चाहूंगा। बात समझ रहे हैं? ई एक्स पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ई एक्स दूसरी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो ई एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा ई एक्स प्लस, फिर जब ई एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 ई एक्स साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, 2 ई एक्स साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा। अब जरा देखें, e की पावर x प्लस 2 इंटू ई की पावर x साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2 डिवाइड हो रहा है 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 से। इसका मतलब यह है कि e की पावर x भी इससे डिवाइड हो रहा है और 2ex साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2 भी इससे डिवाइड हो रहा है, दोनों इससे डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों के नीचे ये लिखेंगे। कैसे? इस तरह से, e की पावर x डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस फिर 2, सॉरी dx लगाना मैं भूल गया, अलग भी कर रहे हैं साथ साथ, 2ex साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2 और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 dx। दो स्टेप मिलाकर कर दिए मैंने, कंफ्यूज तो नहीं हुए आप लोग? मैंने इंटीग्रल और dx भी दोनों के साथ लिख दिया है और दोनों से डिवाइड भी करवा दिया है। ठीक है बेटा, अब इसका फायदा मुझे क्या हुआ? 2 से 2 कैंसिल हुआ, cos x अपॉन 2 से एक cos x अपॉन 2 कैंसिल हो गया। सही है, चलें अब आगे की बात करते हैं।
इंटीग्रल, देखिए ये 2 डिवाइड में है, इसको मैं बाहर निकालूंगा, बाहर निकालूंगा तो क्या होगा 1/2। अंदर क्या बचा है मेरे पास, ई एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ई एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स प्लस 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, हमारे पास ऊपर बच रहा है ई एक्स साइन एक्स अपॉन 2, ई एक्स साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन नीचे क्या है कॉस एक्स अपॉन 2, कॉस एक्स अपॉन 2 और डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये 1 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से 1 करके पढ़ेंगे ना, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो किसके बराबर होता है 1 कॉस सेक के बराबर होता है, तो 1 कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर होगा। हम लिख देंगे इंटीग्रल e की पावर x 1 कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर के बराबर, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, 1 कॉस सेक के बराबर हो गया dx प्लस इंटीग्रल ई एक्स, यहां बताएं, यहां कमेंट करें क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, यह साइन अपॉन कॉस टेन के बराबर होता है, टेन एक्स अपॉन 2 डी एक्स। अब एक ही लाइन में 2 मर्तबा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है, तो यकीनन किसी एक पर लगाएंगे। अब ये बताइए किस पर लगाएंगे, फर्स्ट वाले पे या सेकंड वाले पे। अब आपको यहां पे चूज करना है, यहां पे आपका इम्तिहान है, बताएं किसको आप सॉल्व करेंगे, पहले किसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे। फर्स्ट पे लगाएंगे, एक चीज ध्यान में रखिएगा, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट जिस पर लगाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो आंसर है वो अगली लाइन में मौजूद होना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आंसर मतलब अगली वैल्यू में मौजूद है तो वो वैल्यू कैंसिल होती है, जैसे पीछे कैंसिल हुई। तो सेकंड वाले में लगाएंगे हम, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव tan नहीं होता, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो इसलिए हम tan वाले पे लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिखेंगे हम, यहां लिख देंगे लेट u इक्वल टू tan x अपॉन 2 और v इक्वल टू ई एक्स। सही है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। फर्स्ट वैल्यू यानी 1/2 इंटीग्रल ई एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स ऐसे ही रहेगा आपके पास। ठीक है, और प्लस फिर इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे हम, u को ऐसे लिखो, u को ऐसे लिखो यानी tan को। ठीक है, v का इंटीग्रल लो यानी e की पावर x का, माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव लो u का, इंटीग्रल लो v का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx। ठीक है बेटा, 1/2, जी जी जोया बिल्कुल ऐसा ही है, 1/2 इंटीग्रल, ये तो ऐसे ही रहेगा e की पावर x सेक स्क्वायर x अपॉन 2 डी एक्स प्लस टेन x अपॉन 2 e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x माइनस बड़ा इंटीग्रल टेन डब्बा या टेन डब्बे का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर डब्बा इनटू डब्बे का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 और 2 ऐसे ही रहेगा। सही है, आगे बढ़ते हैं, तो e की पावर x का इंटीग्रल जो कि बराबर होता है e की पावर x के और बड़ा वाला dx। ठीक है जनाब, 1/2 इंटीग्रल e की पावर x सेक स्क्वायर x अपॉन 2 डी एक्स प्लस 10 x अपॉन 2 e की पावर x माइनस, अब देखें 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आया, इंटीग्रल में क्या बचा e की पावर x सेक स्क्वायर x अपॉन 2
dx। देखें ये प्लस का हाफ ई एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू है, ये माइनस का हाफ ई एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू है। ये प्लस का और माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्या बचेगा, टेन एक्स अपॉन टू ई की पावर एक्स प्लस का सी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बताएं बेटा, समझ में आया? देखें क्या हालत थी सवाल की अजीब सी, और हमने उसको कितना सिंपल बना दिया। ये देखें स्टार्ट में क्या हालत थी उसकी है। तो बस थोड़ी सी लॉजिक्स हैं इसमें जिनको हमें समझना होगा। बोलो बेटा, समझ में आई बात? ये फॉर्मूला ही मैंने आपको बताया था इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट पेज। ये नेक्स्ट, ये देखें कोई भी कंफ्यूजन है बेटा सवाल कर लें। फिफ्थ स्लाइड का फर्स्ट स्टेप। अच्छा मुझे गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। ये बेटा ये वाला, ये ओके। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है तो बेटा फर्स्ट वैल्यू जो थी ना 1/2 इंटीग्रल e की पावर x सेक स्क्वायर x अपॉन टू डी एक्स, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया है यहाँ पर। ये देखें ये आपके पास, ठीक है। फिर इस पर लगाया है हमने u इंटू वी। तो u को ऐसे ही लिखो यानी टेन एक्स अपॉन टू को, v का इंटीग्रल लो, v का इंटीग्रल लो यानी e की पावर x का, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रल डेरिवेटिव लो u का यानी टेन एक्स अपॉन टू का, और इंटीग्रल लो v का यानी e की पावर x का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा dx। ये हमने इसके अंदर किया है। बेटा अगर फर्स्ट वाले पे लगाते हैं ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो सवाल कहीं जाकर हो जाता बहुत लंबा हो जाता। ठीक है, हाँ मैं एक बार सारी स्लाइड्स दिखा रहा हूं, बीच में सवाल आ गए थे तो इसलिए मैं रुक गया था। जल्दी से देख लें इसको एक एक करके। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। ये लास्ट है। चलें 6.7 का आखिरी सवाल करने जा रहे हैं। 6.7 का आखिरी सवाल, और वो कुछ यूं है, पार्ट 6 इंटीग्रल
cos b ln x अपॉन a dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। बताएं इसमें क्या स्पेशल लग रहा है आपको। हाँ भाई, कॉस का डब्बा है, ठीक है कॉस का डब्बा है, बेशक है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज ओनली वन टर्म किसी ने कहा है मुझे अभी, एग्जैक्टली यस, जुनैरा ने कहा है। ऐसा ही है बेटा, ओनली वन टर्म है। और बोलो, और कुछ देख लो, और से देख लो उसको, जो जो आपको लग रहा है इसके अंदर भाई ये डिफरेंस है, उसको आप बताएं मुझे जी। और बताएं। डब्बे में एल एन है, ये चीज, ये जो है ना बड़ा, ये यहाँ पर पॉइंट है बेटा। ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि इंटीग्रेशन के सवाल में, गौर से सुनना मेरे सवाल को, इंटीग्रेशन के सवाल में कभी आपके पास ऐसा हुआ हो कि साइन कॉस टेन कोई फंक्शन लिखा हुआ हो और उसमें उसके डब्बे में कोई और फंक्शन लिखा हुआ हो, वेरिएबल के अलावा कोई और फंक्शन हो? इंटीग्रेशन के सवाल की बात कर रहा हूं, डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा। क्या ऐसा कभी हुआ इंटीग्रेशन में? नहीं हुआ। आज इंटीग्रेशन की दुनिया में आपके साथ पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में एलन आ गया है। यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में एक वेरिएबल वाली वैल्यू के अलावा कोई फंक्शन रखा हुआ है, जैसे कि यहां एलन है। तो डिफरेंट हो गया ना ये, किसी अंदाज से मानते हैं इस बात को? बिल्कुल डिफरेंट है ये। तो बेटा याद रखिएगा, अब वो 6.7 के एंड में बिल्कुल आखिरी सवाल में भी एक टोटका देने लगा हूं आपको मैं, सॉरी टू से एक टिप देने लगा हूं आपको मैं, तो वो आप अपने पास लिख लें। लिखेंगे जनाब या नहीं? चलें छोड़ें, क्या करेंगे सुन के यार, छोड़े छोड़े, क्या करना है? नहीं 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 नहीं, छोड़े छोड़े छोड़े, क्या करना है? खुद ही ढूंढो बच्चों, खुद ही ढूंढो, मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं, मैं क्यों बताऊं? हैं? नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज नहीं चलेगा। छोड़े यार, ऐसे ही करते हैं इसको। चलें, बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, बता रहा हूं। लिखें अपने पास, मैं लिखवाता हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल। सही है अफसान नासिर, बिल्कुल ऐसा ही है। और बिल्कुल मैंने आपकी बात भी पढ़ ली है जोया, ऐसा ही है बेटा। और मैं एग्री करूंगा बिल्कुल इस बात से, जो बात आपने कही। चले मैं बता देता हूं बेटा, लिखिए अपने पास, शाबाश। इसमें लिखें कि जब कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में, जब कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में कोई फंक्शन आ जाए, जब कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में कोई फंक्शन आ जाए तो एंगल को लेट कर लेंगे। क्या कहा मैंने, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब कभी
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में, जब कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में कोई और फंक्शन आ जाए, जैसे कि यहां ln आ गया है, तो उस फंक्शन को लेट कर लेंगे। लिख लिया बेटा आप लोगों ने? अगर लिख लिया तो प्लीज बेटा यस कर दो यहां पे, ताकि मैं आपको फिर आगे करवाऊं। ओके शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, सलामत रहो। चलो अब मैं बताता हूं आगे। अब यहां पर अजीब सा कुछ मामला है कि कॉस के एंगल में हमारे पास एक और फंक्शन आ रहा है ln x अपॉन ए। अच्छा बेटा ln a से पहले जो लिखा हुआ है ना b, यह है कांस्टेंट। तो याद रखो जब भी लेट करते हैं तो लेट करते वक्त कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करते, सिर्फ जो वेरिएबल पार्ट होता है उसको कंसीडर करते हैं। तो अगर हम लेट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हम लेट करेंगे ln x अपॉन a को। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा लेट, बल्कि लेट से पहले एक काम और करते हैं आसानी के लिए, इसको हम नीचे लिखते हैं cos b ln x अपॉन a dx, ये आपके पास हो गया इंटीग्रल। सही है, अब मैं यहां पे लिखने लगा हूं लेट थीटा ले लेते हैं क्योंकि एंगल है ना, वैसे हम वाई लेट करते थे तो थीटा लेट कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। थीटा इक्वल टू ये ln x अपॉन a, थीटा इक्वल टू ln x अपॉन a। सही है, अब जरा बात को सुनना है आपने गौर से कि होने क्या जा रहा है यहां पे। आपने ln के बारे में तो पढ़ा हुआ है, और आपको यह भी पता होगा कि ln और e का एक रिलेशन है आपस में, अगर पढ़ा है तो इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में। बेटा ln जैसे मिसाल के तौर पर एक तरफ से स्क्वायर हटता है, मैं पहले ये वाली मिसाल दे देता हूं आपको। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 लिखा हुआ है, तो एक तरफ से जब स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या लगता है? रूट लगता है। ये स्क्वायर और रूट की दोस्ती है। एक तरफ से आपके पास क्यूब हटता है तो दूसरी तरफ क्यूब रूट लगता है, ये क्यूब और क्यूब रूट की दोस्ती है। इसी तरह बेटा याद रखिएगा, जब एक साइड से ln हटता है, जब एक साइड से ln हटता है तो दूसरी तरफ क्या होता है? e लगता है। जब एक साइड से ln हटता है तो दूसरी तरफ e लगता है। मैं पहले इसको ऐसे लिख दूं, ln x अपॉन a इक्वल टू थीटा। अब जरा सुनिएगा बात को गौर से। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से मैंने ln को हटा दिया, लेफ्ट हैंड साइड से मैंने ln को हटा दिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड से ln को हटा के राइट पे लेके जा रहा हूं, तो जब ln एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाता है तो दूसरी जगह पे जाके वो बन जाता है e। और मजे की बात ये होती है, जहां ये जाता है उसको अपने सर पे बैठा लेता है, बड़े नखरे उठाता है। एक तरफ से ln जब दूसरी तरफ जाता है तो e बन जाता है, और जब ये e बन जाता है तो बड़ा मासूम हो जाता है, सबके नखरे उठाता है। तो जहां ये जाता है उनको अपने सर पे बैठा लेता है। तो देखिए इसने सर पे बैठा लिया, पावर बना लिया। क्या ये बात याद हुई आपको, समझ में आई? मैंने आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है सिर्फ। जी बेटा, ठीक है, तो जो भी वैल्यू होगी वो ई की पावर में आ जाएगी, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू a कांस्टेंट है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, a e की पावर थीटा। ठीक है, अब वही वाली बात, जिसको लेट करते हैं वो गले में टक जाता है, कहता है मेरा डेरिवेटिव लो। तो डेरिवेटिव ले लूंगा x का, किसके लिहाज से? थीटा के लिहाज से, थीटा के लिहाज से। ठीक है, तो मैं लिखूंगा dx अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो या डिवाइड, डेरिवेटिव लेते वक्त उसे ऐसे ही लिखते हैं, e की पावर थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा? e की पावर डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव, यही आ जाएगा। dx कह रहा है मुझे तनहा छोड़ दो, dx इक्वल टू a e की पावर थीटा, डी थीटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये dx की वैल्यू आ गई। जैसे ही dx आता है हम क्या लिखते हैं? देयरफॉर इंटीग्रल a बिकम्स, देयरफॉर इंटीग्रल a बिकम्स। अब इंटीग्रल a हमारा क्या हो जाएगा?
कॉस तो ऐसे ही रहा, चलें कॉस ऐसे ही रहा, बी ऐसे ही रहा हमारे पास, बी, और ये जो आगे लिखा हुआ है ln x अपॉन ए, ln x अपॉन ए थीटा के बराबर माना था, तो ये हो गया हमारे पास थीटा। सही है। आगे dx लिखा हुआ है, dx की वैल्यू आई है a e थीटा d थीटा, तो हम यहां लिख देंगे a e थीटा d थीटा। सही है। a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को निकाल देंगे हम बाहर। अब अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचा है एक e की पावर थीटा और एक बचा है cos b थीटा d थीटा। ठीक है, ये हमारे पास बचा है। ठीक है, तो पहले इसका एंगल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अब हमने जरा सा सिंपल कर लिया। अब मुझे बताएं ये सवाल आगे कैसे सॉल्व होगा, आगे क्या करेंगे इसमें। जी बेटा शाबाश, जल्दी से सोचें और बताएं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा बेटा। अच्छा, अब जरा उस रूल पे चलो जिस रूल से मैंने पार्ट 12, 13, 14 करवाए थे क्वेश्चन नंबर 3 के। मैंने क्या बताया था, जब e की पावर डब्बा अकेला ना हो तो हम चेक करते हैं कि उसका डेरिवेटिव बराबर में मिल रहा है या नहीं। अगर e की पावर का डेरिवेटिव सवाल में मौजूद ना हो तो हम पूरे सवाल को लेट कर लेते हैं। ये बात याद है आपको। अगर e की पावर का डेरिवेटिव सवाल में मौजूद ना हो तो पूरे सवाल को लेट कर लेते हैं। क्या ये बात क्लियर है आपको, याद है, ये हमने यूज किया है। यस, सवाल को लेट करेंगे ना, इसमें सब अग्री करते हैं या नहीं। मेरे पास 14 रिप्लाई आने चाहिए, यहां पर 14 स्टूडेंट्स हैं। अग्री या नहीं, लेट करेंगे सवाल को। ओके, तो स्टार्ट में ही लेट कर लेते हैं। हमने देखा इसका डेरिवेटिव नहीं मिल रहा, तो मैंने लिखा लेट आई इक्वल टू, आई लेट किया था पहले भी, इंटीग्रल, क्या किसको लेट कर रहे हैं, पूरे सवाल को। सही है, पूरा सवाल हमारे पास ये है, पूरे सवाल में कांस्टेंट भी शामिल है, पूरा सवाल ए इंटीग्रल e की पावर थीटा कॉस बी थीटा डी थीटा। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं, किसको u मानना है किसको v मानना है। लेट u इक्वल टू कॉस बी थीटा, और v तो हमेशा e होता है, तो v इक्वल टू e की पावर थीटा। आए जरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व करते हैं। यहां लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। u को ऐसे ही लिखो। अच्छा, a कांस्टेंट है, मजे की बात है, तो a आपके पास ऐसे ही चलता रहेगा बाहर, अंदर फॉर्मूला लगेगा। तो क्या है फॉर्मूला, u को ऐसे ही लिखो, यानी cos b थीटा, cos b थीटा। सही है। v का इंटीग्रल लो, यानी e की पावर थीटा का, थीटा ही आएगा यहाँ पे वेरिएबल। u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रल लो माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो u का, और इंटीग्रल लो v का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा डी थीटा। ठीक है, a cos b थीटा, बेटा e की पावर थीटा का इंटीग्रल e की पावर थीटा ही आएगा, माइनस बड़ा इंटीग्रल, और इसके बाद cos डब्बे का डेरिवेटिव माइनस साइन डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव। डब्बे का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 आता है, 3x का डेरिवेटिव 3 आता है, तो b थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, b आएगा। सही है। इंटीग्रल ई थीटा का इंटीग्रल ई थीटा, और आगे क्या लिखा हुआ है जनाब, डी थीटा। सही है, आगे बढ़ जाते हैं। ए कॉस बी थीटा ई की पावर थीटा माइनस माइनस प्लस, और यहां पर b कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल में क्या बचेगा,
साइन बी थीटा इंटू ई की पावर थीटा डी थीटा, और ये ब्रैकेट बन हो गया हमारा। तो अब यहां पर हमारे पास साइन बी थीटा ई की पावर थीटा आ चुका है। तो मुझे बताएं क्या सवाल रिपीट हो गया अभी, कि एक स्टेप करने के बाद सवाल रिपीट हो गया क्या? यस और नो? नो नो, अभी नहीं हुआ। तो दोबारा इसके ऊपर यू इंटू वी लग रहा है, वो हम लगाएंगे। ठीक है, यू इंटू वी लग रहा है। पहले एक काम करते हैं, इस ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस ब्रैकेट से। ए मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए कॉस बी थीटा, ए कॉस बी थीटा और ई की पावर थीटा, ए कॉस बी थीटा ई की पावर थीटा प्लस ए बी से होगा तो ये हो जाएगा ए बी। और इंटीग्रल साइन बी थीटा, इंटीग्रल साइन बी थीटा ई की पावर थीटा डी थीटा। सही है। अच्छा, अब यहां पर देखें आप, एक चीज इन्होंने इंडिकेट की है अलिशबा ने बहुत अच्छी, कि सर आपने सवाल को आई माना है तो आप लेफ्ट पर आई क्यों नहीं लिख रहा है? हमने लास्ट टाइम लिखा था तो यहां पर हम लिख देते हैं आई, मिस हो गया मुझसे, ये हमने आई लिख दिया, लेफ्ट पर आई चल रहा है हमारे पास, ताकि बाद में कैलकुलेट करने में भी आसानी हो। ठीक है, चले अब ये पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, इस पर दोबारा यू इंटू वी लगेगा, तो मैं इसको लेट कर लेता हूं, लेट यू इक्वल टू साइन बी थीटा और v इक्वल टू ई की पावर थीटा। सही है। दोबारा हम यहां पर लिख देंगे अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। सही है, i इक्वल टू ए कॉस बी थीटा ए की पावर थीटा प्लस, बेटा ए बी कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर हम यू इंटू वी लगा रहे हैं। सही है ना, यू को ऐसे ही लिखो, यानी साइन बी थीटा, और v का इंटीग्रल लो, u को ऐसे ही लिखो, v का इंटीग्रल लो, माइनस बड़ा इंटीग्रल, डेरिवेटिव लो, सॉरी मैंने यहाँ पे x लिख दिया, शायद पहले भी x लिख दिया है मैंने, हाँ ये गलत लिखा है, x नहीं थीटा ही आएगा ना, थीटा में चल रहा है सब कुछ। डेरिवेटिव लो u का और इंटीग्रल लो v का, और बड़े इंटीग्रल वाला बड़ा डी थीटा। सही है, i इक्वल टू ए कॉस बी थीटा ए की पावर थीटा प्लस ए बी साइन बी थीटा ई की पावर थीटा का इंटीग्रल ई की पावर थीटा माइनस ये बड़ा इंटीग्रल ऐसे ही रहा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस डब्बा इंटू डब्बे का डेरिवेटिव, बी थीटा का डेरिवेटिव बी आएगा, और आगे ई की पावर थीटा का इंटीग्रल ई की पावर थीटा, और ये डी थीटा ऐसे ही रहा। सही है। अच्छा, यहां पर आपका ब्रैकेट बन हो गया, आई इक्वल टू ए कॉस बी थीटा ई थीटा, आई इक्वल टू ए कॉस बी थीटा ई थीटा। सही है, प्लस ए बी, अब देखें प्लस ये ए बी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ए बी इससे होगा तो ए बी साइन बी थीटा ई थीटा, ए बी साइन बी थीटा ई की पावर थीटा। ठीक है, और माइनस फिर इसके साथ भी लगेगा ए बी, माइनस ए बी इंटीग्रल कॉस बी थीटा, एक बी को बाहर निकाल लेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही होगा, पहले से इसके अंदर बी मौजूद है ना, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, कॉस बी थीटा ई थीटा, कॉस बी थीटा ई थीटा डी थीटा। अब जरा और से देखें, क्या ये सवाल बन रहा है आपके पास? सवाल किसके बराबर था? सवाल इसके बराबर था, ए भी आएगा कांस्टेंट, ए इंटीग्रल ई की पावर थीटा कॉस बी थीटा डी थीटा। देखिए बेटा आ गया, ए भी है इसके साथ ना, ए इंटीग्रल कॉस बी थीटा ई थीटा डी थीटा। यहां पर लिख देंगे यूं, आई इक्वल टू
ए कॉस बी थीटा ई की पावर थीटा प्लस ए बी साइन बी थीटा ई थीटा माइनस बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, बाकी ए और ये इंटीग्रल मिलकर आई हो गया, बी स्क्वायर आई हो गया आपके पास। अब हमें क्योंकि आई की वैल्यू निकालनी होती है, मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि हम इंटीग्रल निकाल रहे होते हैं बेटा, तो इंटीग्रल को साइड पे होना चाहिए, आई को साइड पे होना चाहिए। तो माइनस बी स्क्वायर आई जो है वो लेफ्ट पे आके प्लस का हो जाएगा, आई प्लस बी स्क्वायर आई, ठीक है। और राइट पे क्या बचेगा, ए कॉस बी थीटा ई की पावर थीटा, सही है, प्लस ए बी साइन बी थीटा ई की पावर थीटा। बी पे स्क्वायर कैसे आया, बी पे स्क्वायर ऐसे आया, अंदर एक बी लिखा हुआ था इंटीग्रल में, वो बी बाहर आ गया, वो बी बाहर आया और ए बी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ए बी जब बी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी स्क्वायर हो गया बेटा, ऐसे हुआ। ठीक है, अब देखें हमें आई निकालना है, तो इन दोनों में आई कॉमन है, हमने आई कॉमन निकाला, यहां से आई कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये पूरा आई कॉमन आ जाएगा, 1 बचेगा प्लस, और ये आपके पास, एक मिनट, प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ऐसा ही होगा। अच्छा, अब यहां पे क्योंकि इंटीग्रल खत्म हो चुका है तो यहां पे आप प्लस सी लगा लें, दोनों में से आई कॉमन निकाला, अंदर 1 प्लस बी स्क्वायर बचा, ये ऐसे ही रहेगा, ए कॉस बी थीटा ई की पावर थीटा प्लस ए बी साइन बी थीटा ई की पावर थीटा प्लस सी। बेटा बी स्क्वायर के साथ जो ए था उसका मैं बता चुका हूं जिस वक्त मैं आई पुट कर रहा था, आई की वैल्यू है क्या, मैंने एक एक चीज बताई है, आई की वैल्यू ये है, ए इंटीग्रल ई थीटा कॉस बी थीटा डी थीटा, तो मैंने यहां यही तो पुट किया है, ए इंटीग्रल कॉस बी थीटा ई थीटा डी थीटा, इस पूरे की जगह आई आ गया तो खाली बी स्क्वायर बचा। समझ में आई बात। अब आई निकालना है हमें, 1 प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आई इक्वल टू ये इधर आके डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे, इस पूरी राइट हैंड साइड से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर ए कॉस बी थीटा ई थीटा प्लस ए बी साइन बी थीटा ई थीटा प्लस का सी, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, हमारे पास आई आ चुका है। जी बेटा, क्लियर हुई बात। बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लेट नहीं करते, कांस्टेंट को लेट नहीं करते, कांस्टेंट प्लस हो रहा होता है तो लेट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। उसका कोई फायदा नहीं था, अगर हम लेट कर भी लेते ना, बी को शामिल कर भी लेते, तो हमारे आंसर में यही आ रहा होता बी, तो बी दोबारा लिखना पड़ता हमें। टेस्ट टॉपिक्स कल बताऊंगा, टेस्ट टॉपिक्स कल बताऊंगा, ठीक है। एक चीज रह गई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, क्या आपने ln x अपॉन a को थीटा के बराबर क्यों, x के बराबर क्यों नहीं लिया बेटा, x के बराबर ले लें, y के बराबर ले लें, थीटा के बराबर ले लें, मैंने कहा मुझे थीटा लेने का दिल चाह रहा है, चूंकि ये एंगल की जगह लिखा हुआ है तो बस ऐसे ही मूड हुआ तो ले लिया, वरना कोई मसला नहीं है, किसी के भी बराबर ले सकते हैं। अच्छा, कर्जा लुटाओ जवाब लेकर आओ, वो तो कर दें, थीटा की जगह ln x अपॉन a तो रख दें, सही है। ये हो जाएगा आपके पास i इक्वल टू 1/1 प्लस बी स्क्वायर, और आगे क्या है आपके पास, a कॉस बी थीटा, तो हम यूं लिख देंगे a कॉस बी थीटा, थीटा की जगह ln x अपॉन a, और e की पावर थीटा, e की पावर थीटा मतलब e की पावर ln x अपॉन a। आगे बढ़ते हैं, प्लस ए बी साइन बी थीटा, प्लस ए बी साइन बी थीटा, थीटा की जगह ln x अपॉन a, और e की पावर थीटा, e की पावर थीटा का मतलब e की पावर ln x अपॉन a प्लस का c, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सही है बेटा।
क्लियर है बात? जोया, आपको सवाल क्लियर हो गया वो जो आपने किया? समझ में आ गया? अच्छा, और कोई सवाल बताएं अगर है तो। इसको देख लें स्टार्ट से, मैं दिखा रहा हूं आपको। और कोई सवाल जहन में है तो वो कर लें। फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड। थर्ड स्लाइड। फोर्थ। फिफ्थ। मैं दिखाता हूं अभी वरीशा। लास्ट। कौन सी फर्स्ट देखनी है आपको? ये दीजिए फर्स्ट। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अब नेक्स्ट टाइम हम एरिया वाला जो चैप्टर है हमारा वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ये बाकायदा तौर पर जो है वो एरिया के नाम से ही इसको कैलकुलेट करेंगे। वैसे भी इंटीग्रेशन जो है वो एरिया अंडर द कर्व ही बताता है, लेकिन हम उसमें बाकायदा तौर पर हमारे पास एक्सरसाइज दी हुई है एरिया की, कि इसमें एरिया निकालें, बाकायदा उसमें ये अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर हम उसको प्रॉपरली करेंगे। ठीक है? तो नहीं नहीं, चैप्टर 6 खत्म नहीं बेटा। इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं। 6.7 खत्म हो गई आपकी, 6.7 खत्म हो गई है। ठीक है? तो अब नेक्स्ट टाइम हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है? आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।